अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है शाफ्ट डिफॉर्मेशंस। ये 3.3 टॉपिक है हमारे पास, डिफॉर्मेशन इन अ सर्कुलर शाफ्ट। तो ये हमारे पास एक शाफ्ट है ए एंड बी, इसके ऊपर हमने ना ए बी पॉइंट लगा के ये एक लाइन सीधी सी रेड सी लगा दी है, ताकि जब हम इसको यहाँ ए पॉइंट पे ट्विस्ट करेंगे तो ये ऐसे लाइन ऐसे टेढ़ी होती नज़र आएगी हमें। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन द एंगल ऑफ द ट्विस्ट, तो बेसिकली ये एंगल है आपके पास, ये जो ए से ए डैश के दरमियान में ये आपको एंगल नज़र आ रहा है ना, फाई इसने लिखा है, ये आपके पास क्या है, एंगल ऑफ द ट्विस्ट। सो द एंगल ऑफ द ट्विस्ट ऑफ द शाफ्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टॉर्क एंड टू द शाफ्ट लेंथ। तो बेसिकली क्या है हमारे पास कि जितना आप ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा ये ए पॉइंट ऊपर को शिफ्ट करता जाएगा, ऊपर को दाचता जाएगा, उतना ज़्यादा ये फाई एंगल बढ़ता जाएगा। तो फिर उसने क्या कहा है कि हमारे पास टॉर्क के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा एंगल आपके पास बढ़ेगा। सेकंड उसने बात की है कि जो ये एंगल है वो डिपेंडेंट किस चीज़ के ऊपर है, इस लेंथ के ऊपर, ये जो ए से बी तक लेंथ है। अगर ये शाफ्ट की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो भी ये एंगल चेंज हो जाएगा, बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपकी ये शाफ्ट की लेंथ इंक्रीज़ होगी। दो चीज़ों पे एंगल फाई डिपेंडेंट है, टॉर्क के ऊपर और ये शाफ्ट की लेंथ के ऊपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में वो क्या बात कर रहा है कि उसने ये बॉक्सेस छोटे छोटे से बनाए हैं। अब उसने ट्विस्ट प्रोड्यूस किया तो देखें जिस तरह के बॉक्सेस थे या स्क्वायर शेप में ऑलमोस्ट उसी शेप में रहे हैं। तो उसने क्या कहा है कि अनडिस्टॉर्टेड रहती है जो हमारे पास सर्कुलर शाफ्ट होती है। उसने सिर्फ सर्कुलर और स्क्वायर का बताया। उसने बताया सर्कुलर वाली में हमारे पास क्या रहती है, अनडिस्टॉर्टेड, और क्रॉस और जो नॉन सर्कुलर होती हैं जो मैं लाइक रेक्टेंगुलर, उसमें क्या होते हैं हमारे पास शाफ्ट आर डिस्टॉर्टेड व्हेन सब्जेक्टेड टू टॉर्जन। उसमें आपका ये जो स्केयर वाले ये पॉइंट्स हैं ये चेंज हो जाते हैं, इनकी डायमेंशन वगैरह सब कुछ चेंज हो जाती है। तो ये दो पॉइंट्स उसने सिर्फ सर्कुलर के बारे में बताया था कि सिर्फ सर्कुलर के केस में जो है वो हमारे पास सेम रहती हैं। उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा फार्मूला उसने ड्राइव किया है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या चीज़ है। देखें ये वाला पॉइंट क्या, फाई ये हमारे पास है, इसके दरमियान में एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ये लेंथ है हमारे पास। अब ये वाला यहाँ पे उसने देखें चेंज किया है, उसने कहा यहाँ पे एक बॉक्स था, क्यूब था या स्क्वायर की फॉर्म में था, ये जब ट्विस्ट हुआ तो ये ऊपर चला गया। ऊपर चला गया तो हमारे पास यहाँ पे एक एंगल गैमा बन गया, ये लेंथ एल है, ये लेंथ फाई है, ये ए से ए डॉट ए डैश पे चला गया और ये ज़ीरो है। और ये जो हमारे पास इसने शो किया हुआ है रो, ये क्या शो कर रहा था हमारे पास, आर आर या बेसिकली डिस्टेंस है ये ए डैश पॉइंट का, ये चेंज भी हो सकता है। तो उसने क्या बात की है यहाँ पे कि हमारे पास अगर ये जो है फाई ये बहुत छोटा हो, आपको पता है अगर साइन फाइव अगर हम कहें बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो उसको हम फाई कंसिडर कर लेते होते हैं। गैमा बेसिकली ये गैमा और ये फाई है। तो गैमा की बात कर रहे हैं कि अगर गैमा बहुत ज़्यादा स्मॉल है और अगर हम साइन फाई गैमा करें तो हम गैमा ही उसको लिख देते होते हैं। तो बेसिकली उसने यहाँ पे ट्रायंगल सॉल्व किया है, ये वाली साइड ए डैश ए के लिए ये उसने सॉल्व किया तो हमारे पास एक साइड पे आया एल इंटू गैमा, लेंथ इंटू गैमा, और दूसरी साइड पे क्या आता है हमारे पास, ये हमारे पास जो हमारे पास डेंसिटी का है रो इंटू गैमा। तो ये उसने कहा है दोनों इक्वल हैं क्योंकि ए डैश इन दोनों की साइड जो ट्राइंगल की वो भी सेम है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बना के समझा देता हूँ। एक ये ट्रायंगल हमारे पास ऐसे करके बन रही है, दूसरी ट्रायंगल ऐसे करके उस तरफ से बन रही है। यहाँ पे आपके पास एंगल ये है, आपके पास यहाँ पे आपके पास एंगल गैमा है ए डैश ए। तो ए डैश ए इस साइड के लिए उसने क्या आपके पास यहाँ पे निकाला है, देखें ये चीज़। और इस दूसरी इस वाले ट्रायंगल के लिए ए डैश इंटू ए क्या है हमारे पास, एल इंटू गैमा, एल इंटू गैमा। और दोनों जब इक्वल हैं तो उसने दोनों क्या कर दी कि इक्वल कर दी, इक्वल टू एल इंटू गैमा। तो यही बेसिकली उसने यहाँ पे हमें इस जगह पे बताया। एंड देन उसने क्या बेसिकली क्या बात की है नेक्स्ट, एक तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। देन नेक्स्ट उसने ये बात की है कि अगर हम इसके अंदर से मैक्सिमम फाइंड करना हो शेयरिंग स्ट्रेन। अच्छा आपको एक और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो गैमा है बेसिकली ये शेयरिंग स्ट्रेन होता है।
यहाँ पे ना उसने यहाँ पे बुक के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है इस जगह के ऊपर, यहाँ पे कि नाउ रिकॉल फ्रॉम सेक्शन 2.14 द शीयरिंग स्ट्रेन गैमा इन अ गिवन एलिमेंट इज मेजर्ड बाय चेंज इन द एंगल। तो बेसिकली शीयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन दी एंगल के साथ वो चेंज होता है। ये यहाँ पे ये वाला टॉपिक था, इसके अंदर उसने बताया था कि ये एंगल आपके पास चेंज होता है। तो ये हमारे पास क्या था, शीयरिंग स्ट्रेन। तो शीयरिंग स्ट्रेन उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट वो क्या बात करें, सिंस दी सर्कल डिफाइनिंग टू ऑफ द साइड्स ऑफ द एलिमेंट कंसीडर रिमेन अनचेंज द शीयरिंग स्ट्रेन गैमा मस्ट बी इक्वल टू द एंगल बिटवीन द लाइन ए बी एंड ए डैश बी। तो शीयरिंग स्ट्रेन उसने कहा है कि वो गैमा के बराबर ही है। तो ये गैमा बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, फिर शीयरिंग स्ट्रेन आ गया। तो ये बात करें कि अगर शीयरिंग स्ट्रेन मैक्सिमम फाइंड करना हो तो वो इसके अंदर से वैल्यू पुट कर देता है ये फाई की, एंड देन उसके अंदर इसको सॉल्व करके ये हमारे पास ये इक्वेशन बना देता है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, शीयरिंग स्ट्रेन। इक्वेशंस हैं ये दोनों, और आपको समझ आ गया होंगे। नेक्स्ट, जिस तरह ये हमारे पास शीयरिंग स्ट्रेन को अगर हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। वो यही यहाँ पे उसने किया है शीयरिंग स्ट्रेन से। नेक्स्ट तो हमारे पास फ्रॉम हुक्स लॉ उसने क्या किया, मॉडुलस रिजिडिटी के साथ मल्टीप्लाई किया है, और हमारे पास क्या आ गया, शीयरिंग स्ट्रेस टॉ। शीयरिंग स्ट्रेस यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ये शीयरिंग स्ट्रेस है। शीयरिंग स्ट्रेन के साथ आप जी को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, शीयरिंग स्ट्रेस। तो शीयरिंग स्ट्रेस की उसने इक्वेशन यहाँ पे बना दी है। देन उसने यहाँ पे आपके पास ये वाली इक्वेशन जो उसने कहा है, हमने स्टार्ट में एक सॉल्व की थी जिसमें हमें वो डिस्टेंस वगैरह बताया था, ये वाली इक्वेशन कि टॉर्क इज इक्वल टू किसके मुताबिक था, इसके अंदर देखें यहाँ पे शीयरिंग स्ट्रेस था। तो यहाँ ये वाला शीयरिंग स्ट्रेस वो आगे जाके यूज़ करेगा इस इक्वेशन में, ये शीयरिंग स्ट्रेस। और ये देन यहाँ पे शीयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर देता है। तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनती है वो ये फॉर्म में बनती है, इस फॉर्म में। और इस फॉर्म इसमें जे हमारे पास क्या है, स्ट्रेसेस। ये हम बेसिकली ये वाला टॉपिक कर रहे हैं। इसमें हमारे पास टा बेसिकली आपके पास जी इंटू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये आ गई, और ये इक्वेशन है टॉर्क इंटू टॉ मैक्स फाइंड करनी हो अगर हमने। और अगर होलो के केस में हो तो ये होता है मैक्सिमम। बेसिकली कैसे फाइंड करनी है, वो मैक्सिमम की बात करें, ये वाली मैक्सिमम। ये वाला हमारे पास फार्मूला बना था, ऊपर जाएं अगर, ये फार्मूला। अब ये रो क्या था हमारे पास, रो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था। तो वो बात कर रहा है कि अगर ये डिस्टेंस, अगर ये सरफेस के ऊपर होगा तो ये डिस्टेंस रो जो होगा वो इसके रेडियस के बराबर होगा। तो अगर हमने मैक्सिमम फाइंड करना है, शेयरिंग स्ट्रेन मैक्सिमम फाइंड करना है, तो इस गैमा को हम रेडियस के बराबर पुट करेंगे जो उसने सी से डोनेट किया हुआ है, सी से। द शेयरिंग स्ट्रेन इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द शाफ्ट। सरफेस के ऊपर गैमा किसके बराबर होगा, सी। सी बेसिकली रेडियस है। तो जब हम इसको सी की फॉर्म में पुट करेंगे तो बेसिकली वो क्या आ जाएगा हमारे पास, गैमा मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास उसने फिर C1/C2 हॉलो के केस में कहा है कि अगर हॉलो के केस में हो तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। C1 आपके पास ये देखें, C1 इनर का डाया होगा, रेडियस होगा, और C2 आउटर का रेडियस होगा। एंड देन उसके बाद उसने ये सब सॉल्व किया है। इस केस में वो बेसिकली क्या कह रहा था, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। और ये बेसिकली जे आपके पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ गई है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का उसने यहाँ पे फार्मूला बता भी दिया है कि जो आपके पास होलो होता है उसके लिए ये फार्मूला होता है, एंड देन जो सॉलिड होता है उसका तो एग्जैक्टली ये वाला फार्मूला सिंगल वाला जो रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा टॉपिक और फार्मूला था इस चीज़ का, डिफॉर्मेशन इन अ सर्कुलर शाफ्ट।